नमस्कार मित्रों, मैं मनमोहन भाटिया, संपादक क्राइम पब्लिकेशन, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्राइम पब्लिकेशन किताबें ज़रा हटकर प्रकाशित करते हैं। पिछले 6 वर्षों से वो इसी प्रयास में कार्यरत हैं। अभी उनका मुख्य उद्देश्य बाल और किशोर अवस्था के बच्चों के लिए किताबों को खिलाना है, जिनकी कमी साहित्य जगत में काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। बहुत सारी किताबें जो बाल उपन्यास हैं और कुछ कॉमिक्स ने क्राइम पब्लिकेशन ने अभी पिछले 2 वर्षों में निकाले हैं। इसमें एक जो मैं किताब है, जो चर्चित किताब है, जो अभी स्कूलों में भी चयनित हुई है और पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसको चुना गया है बच्चों के लिए वो, और उस किताब का नाम है गांव वाला अंग्रेजी स्कूल। नाम बड़ा यूनिक है, गांव वाला अंग्रेजी स्कूल। कि गांव के अंदर जो अंग्रेजी स्कूल है और दूसरा स्कूल है, उसका फ़र्क क्या है। और इसके लेखक हैं पेशे से अध्यापक प्रांजल सक्सेना, जो आज हमारे बीच है, साथ हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि गांव वाला अंग्रेजी स्कूल उन्होंने जब लिखने का सोचा तो उन उसके पीछे क्या कारण था, और जो आज इतनी मतलब प्रसिद्ध किताब हो गई है कि स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो उसका लिए देखिए, गाँव वाला अंग्रेजी स्कूल लिखने की प्रेरणा तब मिली जब 2015-17 के आसपास पहली बार ये निर्णय सरकार ने लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि गांव में कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा। हर ब्लॉक से 5-5 स्कूल काटे गए जिनको इंग्लिश मीडियम बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये एक नया प्रयोग था और देखना ये था कि जो बच्चे स्कूल टाइम के बाद बकरी चराते हैं या लड़कियां कंडे थोपती हैं, तो वो बच्चे जो है अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा, क्या कठिनाइयाँ उनकी आएंगी। क्योंकि मैं खुद गाँव के स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हाँ, कितने चैलेंजेस हैं। बच्चों का स्कूल तक आना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग को कई बार उनको घर जाके भी बुलाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उनके माँ-बाप उनसे जो है लगातार काम लेते हैं, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है पेट भरना होती है, ना कि पढ़ाई। तो वो लोग जब टोटल इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तब उन पर क्या असर पड़ेगा और वो व्यवस्था पर क्या असर डालेंगे, इस बारे में काफ़ी विचार किया। और भी मेरे कई स्कूल के अनुभव थे, तो मैंने उन सब को मिला-जुला के एक किताब लिखी, गाँव वाला अंग्रेजी स्कूल। प्लस मुझे इसमें शहर के बच्चों को भी जोड़ना था, तो इसमें मैंने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि एक शहरी लड़का है जो शहर के सबसे महँगे स्कूल में पढ़ता है और उसको किसी परिस्थितिवश गाँव में जाना पड़ता है और उन बच्चों के बीच में बैठना पड़ता है जो काफ़ी अभावग्रस्त क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में उस लड़के का उन गाँव के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन गाँव के बच्चों से उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, शहरी बच्चे पर, इसके अनुभवों को ही मैंने गाँव वाला अंग्रेजी स्कूल में लिखा है। आपने जो अपना अनुभव बताया, आप अध्यापक हैं और आपको जो कठिनाई आती है, देखते हैं बच्चों को पढ़ाने में, और ख़ास तौर से गांव के अंदर, उस हिसाब से आपने पूरा अपना जो अनुभव है वो मुझे लगता है आपने इस किताब के अंदर लिखा है। मैंने ये किताब पढ़ी है, काफ़ी अच्छे ढंग से आपने किताब को लिखा है कि बच्चा जो शहरी वातावरण से गांव के वातावरण में जाता है, एक तो पहले वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाता है, और आपने पूरे कारण भी बताए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो महत्व स्कूल का है, जैसे आपने बताया कि सरकार भी इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने बना रही है और बच्चों को भी पढ़ा रही है, ये काबिल तारीफ है। और इस तहत जो आपका ये किताब है पाठ्यक्रम के अंदर भी चयनित हुई है, तो जब किताब इतनी मतलब
चयनित हो गई और स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, तो आप इसको कैसे देखती हैं, कैसा महसूस करते हैं? अ, देखिए, पहली बात तो यही है कि आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहाँ पे जहाँ हम ये देखते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आपको फाइन लगेगा। तो वहाँ पे एक गाँव के स्कूल के परिषदीय स्कूल के जहाँ के बच्चों को शहरी बच्चों ने कई बार, कुछ ऐसे शहरी बच्चे होंगे जिन्होंने देखा तक नहीं होगा, तो वो उससे परिचित कैसे होंगे? तो इसलिए ये किताब अगर वहाँ पहुँची है, जो अध्यापिका जी हैं नीलम जी जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया था, तो वो हिंदी के प्रति बहुत समर्पित हैं और ढूँढती रहती है नए-नए बाल उपन्यास जो बच्चों के लिए उपयोगी हों। जब उन्होंने मुझसे बात की थी इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए, तो उन्होंने कहा, सर मुझे इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये लगी कि ये एक तरफ़ा किताब नहीं है। इसमें शहर के बच्चों के लिए भी है और गाँव के बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है। ये एक पुल का काम करती है। जी, जहाँ पे जो है शहर के बच्चे गाँव के बच्चों को जाने, गाँव के बच्चे शहर के बच्चों को जाने। क्योंकि मैंने एक ऐसा वातावरण देखता हूँ कि कई शहरी जगहों पर ये स्थिति है कि माँ-बाप उनको गरीब सबसे परिचित भी नहीं कराना चाहते हैं, गाँव की स्थिति से परिचित भी नहीं कराना चाहते हैं, बिल्कुल अंग्रेज बना के रखते हैं और गाँव के प्रति उनमें एक नकारात्मकता ही है। तो उसी को इस बच्चे के अंदर भी, रोहन नाम का जो बच्चा है, जो मुख्य पात्र है, उसके अंदर भी ऐसी ही नकारात्मकता है। लेकिन जब वो गाँव के परिस्थितियों को देखता है, उन बच्चों के संघर्ष को देखता है, तो वो अपने शहरी दोस्तों को इस चीज़ से परिचित कराता है कि जिस केक को हम लोग एसी होटल में बैठकर खाते हैं, वो केक का दूध जिन गाय भैंसों से आता है, उनके गोबर को वो बेचारे गाँव वाले मैनेज करते हैं। उन भैंसों का दूध निकाल के शहर तक लाने का काम वो गाँव के बच्चे करते हैं। तो इस संघर्ष को जब शहर के बच्चों के आगे परोसा गया, उनके सामने रखा गया, तो शहर के बच्चों को समझ में आया कि जो है गाँव का जीवन कितना कठिन है। और एक बात मैंने इसमें लिखी भी है और मैं इस पे काफ़ी चर्चा भी करता हूँ कि एक ही उम्र के बच्चे, केवल उनके जो है जन्म लेने का दोष हो जाता है कि कोई गाँव में जन्म लेता है, कोई शहर में जन्म लेता है। वही 11 साल का बच्चा शहर में फटाफट अंग्रेज़ी बोलता है और वही गाँव में कुछ बच्चे स्कूल ना जाने के कारण किताबें भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो केवल बच्चे के जन्म लेने के दोष के कारण कि वो उसने कहाँ जन्म लिया है, काफ़ी कुछ उसके जीवन में बदल जाता है। अगर वही गाँव का बच्चा शहर में होता, तो काफ़ी कुछ उसके जो है परिवर्तन आया होता जीवन में। उसको जो है जीवन यापन करने के लिए आजीविका अपनी 5-6 साल से नहीं कमानी पड़ती। गाँव के बच्चों की ये स्थिति है। अभी जुलाई में धान रोपाई चल रही थी, तो 6-7 साल के बच्चे भी, क्योंकि जो है गाँव में जो धान की रोपाई होती है वो झुककर करनी पड़ती है, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे मजदूरी करते हैं। तो उनको अपने जीवन यापन के लिए 6-7 साल के बच्चों को भी धान की रोपाई के लिए जाना पड़ता है, जबकि शहर के बच्चे वो जो है शाम को डिज़नीलैंड जाने की बात करते हैं, कोई वाटर पार्क जाने की बात करते हैं। तो ये जो संघर्ष था और ये बहुत अच्छी बात है कि इसको इस प्राइवेट स्कूल में रखा गया और वहाँ पे ये नहीं सोचा गया कि शहर के बच्चे गाँव के बच्चों से परिचित ना हो, उनको भी परिचित कराने की सोच रखी गई। तो मैं स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज के समय में इतनी अच्छी सोच रखी। मैंने इस किताब को पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा और आपने स्पष्ट शब्दों में जो कहते हैं इसका कारण भी बताया और जो मेंटालिटी है गांव के बच्चों की, शहर के बच्चों की, वो सब बताई, जो कि इस किताब के अंदर आपने बहुत ही सरल भाषा के अंदर लिखा है। इस किताब की तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ फ्लाइटियन की ओर से कि आपने बच्चों और स्कूल के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है। आपने एक और किताब भी लिखी है जो कि फ्लाइटियन से ही प्रकाशित हुई है, वो थोड़ी हटकर है। जैसे ये बच्चों और स्कूल के ऊपर है, वो मुझे लगता है कि वो हाथियों के ऊपर है। हाथिस्तान जो गज प्रलय की आहट, ये किताब प्रांजल जी की है और बहुत ही खूबसूरत है, जो भी हाथियों की दुनिया में हमें लेके जाती है। तो आप इस पुस्तक के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए।
जैसे कि लाइब्रेरी की एक टैगलाइन है, किताबें जरा हटके, तो ये किताब वास्तव में हटके है। हाँ, ये किताब आपको फंतासी के एक संसार में ले जाती है, और सबसे पहले ये जानने से कि हाथिस्तान में क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाथिस्तान में क्या नहीं है। तो इसमें हाथियों के बारे में भर-भर के कोई तथ्य नहीं है कि हाथी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, या बहुत सारे हाथियों की कहानी इसमें नहीं है, जैसे हाथी हम पृथ्वी पर देखते हैं। यहाँ पे तरह-तरह के हाथियों की कहानी है। यहाँ पे ऐसे हाथी हैं जिनको गजसर्प कहा जाता है। वो साँप की जो है बॉडी में है, और उनके कान जो हैं वो हाथियों जैसे हैं, और एक छोटी-सी सूंड है, और उनकी ख़ासियत ये है कि वो अपने दुश्मन को ऐसे मारते हैं कि उस अपनी ज़हर नहीं फेंकते हैं, वो चिकना तेल फेंकते हैं, और उस तेल की ख़ासियत ये है कि जो उसमें एक बार खड़ा हो जाता है वो बार-बार फिसलता रहता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो पृथ्वी की आती है कि सूर्य में पानी भरा, इस तरह की चीज़ें नहीं हो। प्रांजल जी, ये जो हाथी जो है पंजाबी मोहल्ले में पहुंच गए और पंजाबी भी सीख गए, भांगड़ा भी करने लगे, कुछ उस बारे में बताइए। किताब के अंदर आपने जो वर्णन किया है। हाँ, तो जैसा कि आप भी पंजाबी हैं तो जानते ही होंगे कि पंजाबी में मेढक को डड्डू कहा जाता है। मैं खुद पंजाबी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जी, तो संस्कृति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इसमें कुछ हाथिस्तान के प्राणी होते हैं। तो हाथिस्तान के प्राणी समय-समय पे पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो एक प्रजाति होती है, वो आके एक पंजाबी के घर के पास छुप के रहती है। 1 महीने तक वो वहाँ रहती है, और इतनी प्रभावित हो जाती है पंजाबी से कि वो अपनी प्रजाति का नाम गज मेढक के बजाय गजड्डू रख देती है। और उसकी ख़ासियत ये होती है कि उनको झगड़ा कराना बहुत पसंद होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को, उनकी जो सूंड होती है वो बहुत लंबी होती है, उसको लपेट सूंड कहा गया है। तो वो दुश्मन के सामने अपनी सूंड फेंकते हैं, उसको लपेट लेते हैं अपनी सूंड में, और फिर जैसे बंगू नचाया जाता है वैसे इस दुश्मन को जो है नचाते हैं। और यही उनकी खासियत होती है, वो तब तक नचाते हैं जब तक सामने वाला बेहोश होकर ना गिर जाए। तो ये जो है इस तरह के इसमें नकारात्मक हाथी भी हैं, और जो गज सैनिक हाथी हैं जो सकारात्मक पक्ष से हैं, उनकी भी बहुत अतरंगी ताकतें हैं। जैसे कि एक गजबीर नाम का हाथी है। तो जैसे हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी पर कि हाथी जो है वो गन्ने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन वो गन्ना नहीं खाता है, वो आलू बुखारा खाता है, और आलू बुखारा का गूदा-गूदा खा लेता है, गुठली अपने मुँह में बचा के रखता है। जब उसके सामने कोई दुश्मन आता है, तो वो उन गुठलियों को सामने के अपनी सूंड सीधी करता है, और जैसे राइफ़ल से फायर होता है, वैसे जो है वो गुठलियों को फायर करता है। ये उसकी जो है ताकत है। बहुत खूब प्रांजल जी, ये आपने काफी अच्छा लिखा। जी, बिल्कुल, ये ज़रा हटके ही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों, जैसे कि अंग्रेजी स्कूल जो पुस्तक है उसका मुख्य पात्र जो बच्चा है वो रोहन है, पाकिस्तान में भी रोहन है, क्या वही रोहन है या कोई अलग रोहन है? नहीं, नहीं, वही रोहन है, और जब आप हाथिस्तान पढ़ेंगे, तो आपको उसमें गाँव वाला अंग्रेजी स्कूल का रेफ़रेंस भी मिलेगा। जी जी। मिलेगा। क्योंकि जो है मैंने सोचा इसी पात्र को आगे बढ़ाया जाए। मैं एक रोहन वर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, और रोहन पर मैं आगे भी लिख रहा हूँ, जो शायद अगले दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में फिर से प्रकाशित होगा। तो वो कुछ और ही अलग कहानी होगी। तो अपने आने वाली पुस्तकों या प्रोजेक्ट के बारे में जो आप लिख रहे हैं, जो कि अब प्रकाशित होंगी भविष्य में, कुछ अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो? देखिए, मिथिलेश जी जो हैं, उनको मैंने एक सुनाया था प्रोजेक्ट अपना, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को थोड़ा-सा इम्प्रूव कराया, थोड़ा-सा उसमें सुधरवाया, और उन्होंने कहा इसको आप भूतों पे लिखिए। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी भूतों पे लिखा नहीं है, यहाँ तक कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है भूतों पर। तो बोले नहीं, नहीं, आप में क्षमता है और आप हॉरर भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हॉरर में लेके आइए। तो मैंने एक स्कूल की कहानी को तो फिर मोड़ा, और उसको भूतिया मास्तान नाम से लिख दिया है, और बहुत कम समय में मैंने ये किताब लिखी। गर्मी की छुट्टियों में मैंने इसको लिखा और प्रकाशन को भेज दिया है, तो प्रकाशन ने इस पे सहमति भी दे दी है, और संभवतः जो है
लखनऊ के पुस्तक मेले में जो है ये प्रकाशित होगी। तो भूतिया मास्टर में भी जैसे गांव वाला अंग्रेजी स्कूल में मेरे विद्यालय की कुछ सच्ची कहानियाँ थी, वैसे ही भूतिया मास्टर में भी मेरे गांव के स्कूल के कुछ सच्चे इवेंट हैं जहां बच्चे भूतों से डरते हैं। और कुछ उसकी शुरुआत ही ऐसी एक कहानी से हुई है जो मेरे स्कूल में वास्तव में घटित हुई है। तो ये मैंने किताब भी अपने खासकर स्कूल के बच्चों के लिए लिखी है कि वो भी इसे पढ़ें और वो जाने कि उनकी कहानियों को किस रूप में मैंने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जी, आपने इस स्कूल के ऊपर भी किताब लिखी, फैंटासी ने हाथिस्तान भी लिखी, अब हॉरर में भूतिया माँ साहब भी लिख रहे हैं, तो और भी नए नए विधाओं में आप किताब लिखी। ये आप बेहद सीख रहा हूँ। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं।